नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कौन सी साइट पर कैसे भरना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आपको डिटेल आपको पता होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक नमूना जो आवेदन पत्र है या हम कह सकते हैं सैंपल फॉर्मेट है उसको देखते हैं, फिर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे कैसे जो है अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म फिल करना है। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, तो अच्छे से देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल की क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या भरना है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास फोटो होनी चाहिए जो 20 से लेकर 50 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, फोटो 20 से 50 केबी साइज करना है उसका और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो एक तो फोटो हो गई। फिर आपका सिग्नेचर, और ध्यान रखना जो सिग्नेचर आप करो वो याद होना चाहिए आपको। और ये भी क्या करना है, यूज ब्लैक पेन ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, काले पेन से सिग्नेचर करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ काला पेन से। ठीक है, और इसकी भी साइज जो है आपकी 20 से 50 के भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इस बार जो नया किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। आधार कार्ड की इमेज अपलोड करना, मतलब आपको आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना। ये पहली बार हो रहा है कि किसी परीक्षा में आधार कार्ड स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड जो है स्कैन करके डालना है और ये भी 50 से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। तो हो गया एक फोटो, एक साइन और एक आधार कार्ड। और एक जो चेंज किया गया वो ये है, नीचे दिखा देता हूं, 10वीं की अंक तालिका की इमेज, 10वीं की अंक तालिका जो है 10th की मार्कशीट है वो जो आपको स्कैन करनी है और 50 से 100 के भी जेपीजी। तो 4 हो गया आपके पास, फोटो, ठीक है, साइन। मैं अभी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना भी सिखाऊंगा और कैसे करना है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का भी ध्यान रखना वो भी बताऊंगा। और एक हो गया आपका जो है आधार कार्ड, ये आपको चाहिए क्योंकि ये अपलोड होंगे, और एक 10th मार्कशीट। ये चीजें तो आपको जो है अपलोड करनी है। इसके अलावा क्या आपके पास होना चाहिए वो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी जो है चीजें मांगेंगे। ये नमूना पत्र है एक बार से, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है, रीट 2024। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, 2 बार चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपका लिंग आ जाएगा, मेल या फीमेल, वैवाहिक स्थिति मैरिड हो या अनमेरिड हो, जो भी हो आप, धर्म जो भी आपका हिंदू मुस्लिम जैसे भी है उनमें से एक को क्लिक करना है आपको। फिर है आपके पति का नाम, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो तो आपके पति का नाम, वरना यहाँ पर जो है ये खाली छोड़ देंगे आप। ठीक है, आधार नंबर, जो भी आपके आधार नंबर है वो यहाँ पर ऐसे डालने हैं और उसकी इमेज अपलोड करनी है साथ में। फिर जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो डालनी है ऐसे यहाँ करके, जैसे मेरी जन्म तिथि 19 फरवरी 1999 है तो ऐसे डाल सकते हो। एसएसओ आईडी, आपकी जो भी एसएसओ आईडी है, क्योंकि ये फॉर्म एसएसओ आईडी से नहीं भरा जाएगा, इसलिए आपकी एसएसओ आईडी भी यहाँ होनी चाहिए। जो भी आपकी एसएसओ आईडी है, क्योंकि फॉर्म आपका एसएसओ आईडी पे नहीं भरा जाएगा, अलग से जो है इसके लिए जो है वेबसाइट ओपन की गई है, वो भी मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा, आप देखते रहना। और कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी बताऊंगा। तो एसएसओ आईडी डालनी है आपको, ठीक है। ये मैं आपको नमूना पत्र दिखा रहा हूं, ये सब ऑनलाइन करना है आपको। फिर यहाँ पर पता आपका गांव वगैरह, जो भी आपकी गली नंबर वो, ठीक है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, राज्य कौन सा है, ईमेल कौन सा है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, और यहाँ जो है ये चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं तो नहीं है तो है, श्रेणी आपकी जो भी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट देखो फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन जब आप 3rd ग्रेड का एग्जाम फॉर्म भरोगे उससे पहले नया बनवा लेना। ठीक है, तो ओबीसी का वैसे जो है 6 महीना वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट, और जो है एफिडेविट लगा के आप इसको 1 साल तक वैलिड मान सकते हो। ठीक है, एससी एसटी का जो है आजीवन वैधता होती है सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस है उसकी क्या होती है, 1 साल की होती है। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप देख लेना। फिर आपका जो है ये कोई, अगर आप विशेष योग्यजन है, आप में कोई जो डिसेबिलिटी है उसके लिए है। राष्ट्रीयता हो गई, इंडियन हो गया, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो है, नहीं है तो, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो नहीं। मूल राज्य राजस्थान हो गया, जिला आपका जो भी है, जैसे मेरा चूरू है तो चूरू। अगर हम टीएसपी या शहरिया एरिया से अगर आप हो तो हाँ, मतलब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर और बारां का जो कुछ एरिया है वहां से अगर हो तो हाँ, वरना नहीं है। जो आप टीएसपी वाले जानते होंगे टीएसपी एरिया के बारे में। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको क्या देने, परीक्षा के 2 सेंटर देने परीक्षा के अंदर। सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में देना चाहो तो होम डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो। परीक्षा के अंदर आपको इसी हिसाब से मिलेंगे। मैंने खुद ने पिछली पात्रता मेरे खुद के चूरू में ही दी थी, तो ये इनकी एक अच्छी बात है कि ये परीक्षा के अंदर मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा के अंदर मांगा इन्होंने, और परीक्षा के अंदर जो है आपको 2 देने, पहला जिला जो भी आप होम डिस्ट्रिक्ट दे दे, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं चूरू देना चाहता हूं पहला, और दूसरा जैसे जो भी है परीक्षा के अंदर मैं जैसे सीकर देना चाहता हूं तो सीकर कर दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे 2 आपको क्या करने हैं, जो है जिले देने जहां पर आप परीक्षा केंद्र चाहते हो, ये भी जो है वरीयता के हिसाब से देना। फिर लेवल जो है आपका जो भी है, लेवल 1 है या लेवल 2 जो भी है आपका, ठीक है, जिससे आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। फिर लैंग्वेज 1 और 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वापस चेंज कभी भी नहीं होगी। एक बार आपने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली
तो अच्छे से पहले सिलेबस देख लेना कि कौन सा आपको समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो हिंदी है ना वो तो आपको लेनी ही है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेनी है, सेकंड मत लेना। अब ये भी ध्यान रखना नए स्टूडेंट कि अगर आप भाषा प्रथम हिंदी लेते हो तो अलग सिलेबस होगा, आप भाषा 2 में हिंदी लेते हो तो अलग सिलेबस होगा। तो पहले सिलेबस को क्लियर कर लें कि कौन सा आपके समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हिंदी को फर्स्ट रखना है। और जो स्टूडेंट आगे जाके मेन परीक्षा इंग्लिश से देंगे ना, जो स्टूडेंट आगे जाकर मेन परीक्षा इंग्लिश से देंगे उनको दूसरा इंग्लिश लेना अनिवार्य है। दूसरा या पहला कोई भी ले सकते हो, लेकिन आप दूसरा ले लेना, ठीक है। और इंग्लिश की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? संस्कृत भी ले सकते हो। तो कोई भी जो है 2 भाषा का चयन करना है। ध्यान रखना, भाषा 1 का चयन कर लिया तो उसको 2 में नहीं ले सकते। हिंदी को अगर 1 में ले लिया तो हिंदी को दूसरे में नहीं ले सकते। इंग्लिश ऊपर ले ली तो नहीं ले सकते, सेम नहीं ले सकते मतलब। और दोनों का सिलेबस अलग होगा। भाषा 1 में हिंदी अलग आएगी, भाषा 2 में अलग आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले सिलेबस देख लें, भाषा 1 हिंदी, और मेरा मानना है भाषा 1 हिंदी लो और सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो है यहां पर जो है एक 60 नंबर का जो आपका विषय आता है, उसमें आप मैथमेटिक्स एंड साइंस कौन कौन ले सकता है? तो इसको जिसके मैथ साइंस है वो तो लेंगे ही, जिनके मैथ साइंस है वो तो मैथ साइंस लेंगे। और जिनके जो है ना हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, आगे जो भी उर्दू वगैरह है, मतलब एसएसटी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, उनको भी एक चांस होता है कि वो भी मैथ साइंस ले सकते हैं। लेकिन जो है मैथ साइंस वाले को सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस लेनी है। और हिंदी इंग्लिश वाले जो है ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाले, वो एसएसटी भी ले सकते हैं 60 नंबर की, वो मैथ साइंस भी ले सकते हैं। और जिनके एसएसटी है उनको तो एसएसटी लेनी ही है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू वगैरह जो एसएसटी और साइंस मैथ के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके है ना, तो चाहे वो आप आगे जाके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश किसी से भी जो है मेन परीक्षा देने वाले हो, तो आप जो है सोशल स्टडी भी ले सकते हो और मैथ साइंस भी ले सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है कुछ डिटेल भरनी है। सबसे पहले सेकेंडरी लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो पोस्ट ग्रेजुएशन की। फिर आपको जो है बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी की डिटेल, बीएड कर रखी है तो बीएड की डिटेल भरनी है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले क्या करें, क्योंकि यहाँ पर डिग्री के बनने और यहाँ पर आपको बीएड के बनने, तो कौन सा भरें? क्योंकि दोनों तो बीए बीएड और बीएससी बीएड में तो डिग्री वही है और वही बीएड है। तो यहाँ पर दोनों में सेम भर देना, यहाँ भी वही भर देना और यहाँ भी वही भर देना, दोनों चीजें सेम भर देना। बीएड में भी जो है बीएससी बीएड वाली या बीए बीएड वाली भर देना, और जो है ग्रेजुएशन में भी बीए बीएड या बीएससी बीएड, क्योंकि वो जो है ग्रेजुएशन और जो है बीएड साथ चलती है, तो वो दोनों जगह एक ही डिटेल भर देना। उसके अलावा जो आपको एक बॉडी मार्क भी देना है कि क्या जो है आपका बॉडी मार्क है, आपके शरीर पर कोई निशान है, वो देना है। तो ये आपकी जो डिटेल होगी। अब बात करते हैं फॉर्म फिल कैसे करें। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास जो ये साइट है read2024.co.in। आप जो है जो भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके भी पूछ लेना। ये ऑफिशियल साइट है, इस पर जाकर आप जो है यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा, इसमें इस साइड देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जनरेट चालान, रीप्रिंट जो है चालान, फॉरगेट चालान नंबर, चालान पेमेंट स्टेटस, ये जो आपके रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो, अगर अप्लाई पर करें अपन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर करें तो आपके पास ये आएगा। लेवल देखना है, यहाँ पर देखो लेवल में भी देखो क्या दिखा रहा है आपको, लेवल बोथ का मतलब जिन्होंने बीएसटीसी भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है। क्या कर रखी है? बीएसटीसी और बीएड। तो आपने अगर बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखी है तो आप दोनों एग्जाम में योग्य माने जाओगे, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। तो लेवल बोथ भरना है आपको और 750 रुपए का चालान कटवाना है। और लेवल 1 सिर्फ बीएसटीसी वाले और लेवल 2 है जो बीएड वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो है जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे लेवल, फिर यहाँ पर आएगा चालान नंबर। क्या आएगा? चालान नंबर। और चालान नंबर आने के कारण आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो चालान नंबर है वो कहां से आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फीस जमा करनी होगी। बैक चलो वापस। तो सबसे पहले क्या करनी होगी? फीस जमा करनी होगी। जनरेट चालान पर करना होगा। किस पर? जनरेट चालान पर। और जैसे जनरेट चालान पर करोगे, अभी ये यूआरएल जो है काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले आपको फीस जमा करनी है। तो सबसे पहले आपको फीस जमा करनी है। तो अब इससे क्या समझ में आया? यहाँ पर अभी जो ये यूआरएल है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ये शुरू हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको फीस जमा करनी है। फीस जमा करने के बाद में जो है ना, आप फीस जमा करने के बाद में आपको जो है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। और कैसे भरना है वो मैं बता चुका। तो ध्यान रखना, पहले फीस जमा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर गलती कर दी ना आपने कहीं भी फॉर्म में, तो ये जो है 550 रुपए गए। फिर नया चालान जनरेट करना
पड़ेगा। इसलिए एकदम सतर्कता से भरें, सब कुछ अध्ययन कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आज का दिन आराम से लें, आप सिलेबस देखें, बाकी डिटेल देखें, और कोई भी चीज आपको पूछनी है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।